गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम करेंगे जो सेकंड लेसन चल रहा था हमारा, उसी का अगला पार्ट है आगे। ऐसे होगी क्यों। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग काम वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई उपाधियां या पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, मतलब त्याग देना चाहिए इसे। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाना चाहिए। 1920 की गर्मियों में अब गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, तो दिसंबर 1920 में ये मैप का क्वेश्चन है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। अगला आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आशंकाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में जो आंदोलन चला था, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांत में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गृह ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग होता है कि जो दुकान में जाने का रास्ता था मुख्य, उसे ही बंद कर दिया जाता था, उसके कहते हैं पिकेटिंग। और विदेशी कपड़ों की होली जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ में से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारी ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों के उत्पादन में भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। और अब है ये ग्रामीण, ये तो शहरों में था, अब है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहर से बढ़कर ऐसे आंदोलन देहात में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन है, अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था?
बाबा रामदेव। बाबा रामदेव इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। तालुकदार में तो बहुत लंबे जोड़े जो जमीन के मालिक होते तालुकेदार, और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार होता है जिसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, काम करवा लिया जाता है, उनको मजदूरी नहीं दी जाती। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था। ये गिरमिट या मजदूर, उन्हें मतलब जो मजदूर थे उनके एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, और बाद में इन्हें क्या कहने लगे, इन मजदूरों को गिरमिट या मजदूर कहा जाने लगा था। ठीक है, तो कुछ रहे गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय, गिरमिटिया कौन थे ये, तो इन्हें एग्रीमेंट के तहत अनुबंध के आधार पर इनको ले जाया जाता था और काम करवाया जाता था, तो इन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था। बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किए जाएं, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। तो क्वेश्चन है, ये भी मैप का है। जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ का दौरा किया, कहाँ का दौरा किया था, अवध का। अवध है यूपी में। ठीक है, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया ने अवध किसान सभा का गठन कर लिया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष का इस आंदोलन में शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बढ़ जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुड़म पहाड़ियों में 1920 में के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह वहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे, जलावन में जलाने के लिए। इसमें पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं कि वे लोगों को स्वस्थ कर सकते तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं केवल
बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों का पर हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे आपको, वो अपनी कॉपी पर करने हैं। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको कॉपी पर करने हैं।